वेलकम टू सेफ एंड। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर को। ठीक है, और उसमें देखेंगे कि एनसीईआरटी हमसे क्या क्या बोलती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देयर इज ए वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर। देयर इज ए वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर. Now a questions that arises in our mind is, are all living organisms made up of the same chemical element or compound? है ना, हमारे इस बहुत सारे डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस बायोस्फीयर में। प्लांट, एनिमल, है ना, फंजाई, बैक्टीरिया, बहुत सारे ऐसे ऐसे डाइवर्सिटी पूरा है। क्या हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, क्या जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पे वो सभी के सभी क्या सेम ही प्रकार के एलिमेंट से, कंपाउंड से मिलके बना हुआ है? यू हैव लर्न इन केमिस्ट्री हाउ एलिमेंटल एनालिसिस इज परफॉर्म्ड. हम लोग केमिस्ट्री में तो देखते हैं कि कैसे एलिमेंटल एनालिसिस पढ़ते हैं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस का बात यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, if we perform such an analysis on the plant tissue, animal tissue or microbial paste, we obtained a list of elements like carbon, hydrogen, oxygen and several others and their respective content, unit mass of living tissue. जो हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो केमिस्ट्री में करते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, अगर वही एनालिसिस यहाँ पे भी किया जाए, है ना, इफ़ वी परफॉर्म सच एनालिसिस ऑन द प्लांट टिश्यू पे, एनिमल टिश्यू पे या फिर माइक्रोबियल पेस्ट, वी ऑब्टेन्ड ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स. हमें क्या मिलेगा? जिसमें मिलेगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सेवरल अदर्स, बहुत सारे और भी एलिमेंट मिलेंगे, एंड देयर रिस्पेक्टिव कंटेंट पर यूनिट मास इन द लिविंग टिश्यू, और उसका रिस्पेक्टिव कंटेंट मतलब कि एक लिविंग टिश्यू के अंदर कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, इसका एक कंटेंट मिलेगा, उसके अंदर कितना उसमें अमाउंट प्रेजेंट है. If the same analysis is performed on the piece of earth crust as an example of non-living matter, we obtain the similar list. और वही सेम अगर एनालिसिस अर्थ क्रस्ट का भी जब करेंगे, इस मिट्टी का यहाँ पे जो है, अगर उसे भी एनालिसिस करेंगे कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्या है जो हमारे बॉडी में या फिर ह्यूमन बॉडी या फिर कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में मिला और या फिर सॉइल के अंदर मिला, तो उसमें हमें क्या मिलेगा? सिमिलर लिस्ट मिलेगा, सेम चीज लिस्ट मिलेगा. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इन टू लिस्ट? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इन टू लिस्ट? इन दो लिस्टों के बीच में वो क्या डिफरेंसेस क्या है? इन एब्सोल्यूट टर्म्स नो सच डिफरेंसेस कुड बी मेड आउट. अगर हम एब्सोल्यूट टर्म में देखेंगे तो इन दोनों में कोई भी डिफरेंसेस हमें नहीं मिलेगा. All the elements present in the sample of earth crust are also present in sample of living tissue. जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है अर्थ के सैंपल में, उतने ही एलिमेंट भी प्रेजेंट क्या है? लिविंग टिश्यू के अंदर भी हमें देखने को मिलेगा. However, a closer examination reveals that the relative abundance of carbon and hydrogens with respect to other elements is higher in any living organisms than the earth crust. मतलब कि जब हम एनालिसिस करेंगे, हालांकि समरी में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का भी बात किया है इसी चैप्टर के समरी वाले पार्ट में, यहाँ पे सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन का जिक्र किया है. तो जब कार्बन एंड हाइड्रोजन का अमाउंट देखेंगे, रिलेटिव अमाउंट देखेंगे किसमें? लिविंग टिश्यू में या फिर हम अपने सॉइल के अंदर, तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा. ठीक है, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन. केमिकल कंपोजिशन को कैसे एनालाइज करते हैं? वी कैन कंटिन्यू आस्किंग द सेम वे, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. किस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं? हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर. कैसे इस आंसर का पता करें? टू गेट एन आंसर, है ना, वन हैज परफॉर्म ए केमिकल एनालिसिस, है ना, परफॉर्म क्या? केमिकल एनालिसिस. वी टेक एनी लिविंग टिश्यू, वेजिटेबल्स और पीस ऑफ लिवर etc एंड ग्राइंड इट इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड यूजिंग ए मोटर एंड पेस्टल्स. मोटर एंड पेस्टल की मदद से उसे क्या करेंगे? या तो वेजिटेबल्स का कुछ पार्ट ले ले लिविंग टिश्यू, या फिर लीवर ले ले. ठीक है, और उसे ग्राइंड करें इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड. किसमें? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में उसे ग्राइंड करें यूजिंग ए मोटर एंड पेस्टल्स, है ना, किसकी मदद से? मोटर एंड पेस्टल की मदद से. वी ऑब्टेन ए थिक स्लरी. हमें क्या मिलेगा? एक थिक स्लरी मिलेगा. इस बात को आप ध्यान रखिए, यहाँ पे थिक स्लरी का बात किया है. ठीक,
If we were to strain this through a cheese cloth or cotton, we will obtain two fractions. अगर हम यहाँ पे चीज क्लॉथ या फिर कॉटन के कपड़े से इसे क्या करें, जो स्लरी मिला उसे स्ट्रेन करें, उसे छाने, तो हमें दो क्या फ्रैक्शन मिलेगा. वन इज कॉल्ड फिल्ट्रेट. One is called filtrate, or more technically the acid soluble pool, and the second retentant and the acid insoluble fractions. तो ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर हमने उसे क्या किया था, ग्राइंड किया था. तो जो भी उस ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर सोल्यूबल होगा तो वो उस एसिड में चला जाएगा, और जब हम स्ट्रेन करेंगे तो उस एसिड के साथ क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, यानी कि फिल्ट्रेट में आ जाएगा. और जो रिटेंटेट बच गया उसमें क्या होगा, वो सारी चीजें होंगे जो उस एसिड में सोल्यूबल नहीं होंगे. Scientists have found the thousands of organic compound in acid soluble pool. तो acid soluble pool में कितने compounds हमें मिले, thousands of compound organic compounds in the acid soluble pool. thousands of organic compound हमें वहाँ पे देखने को मिला. In higher classes you will learn about how to analyze living tissue sample and identify a particular organic compound. बड़े क्लास में हम लोग देखेंगे आगे की क्लास में कि कौन से लिविंग टिश्यू के अंदर लिविंग टिश्यू को कैसे एनालाइज करें और कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिला, इसके बारे में देखेंगे. इट विल सफिश टू से हेयर दैट वन एक्सट्रैक्ट द कंपाउंड, देन सब्जेक्ट द एक्सट्रैक्ट द वेरियस सेपरेशन टेक्निक टिल वन हैज सेपरेटेड ए कंपाउंड फ्रॉम ऑल अदर कंपाउंड. मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि जब हम एक कंपाउंड को सेपरेट करेंगे तो उस रास्ते में बहुत सारे जो है ना कंपाउंड को सेपरेट करना पड़ेगा. बहुत सारे कंपाउंड तो अपने आप ही सेपरेट हो जाएंगे. इन अनदर वर्ड वन आइसोलेट एंड प्यूरिफाई ए कंपाउंड. जब किसी एक को क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं एंड उसे प्यूरिफाई करते हैं. एनालिटिकल टेक्निक्स व्हेन अप्लाइड टू द कंपाउंड गिव अस आइडिया टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड. जब हम एनालिटिकल टेक्निक्स यूज करते हैं, अप्लाइड टू कंपाउंड गिव अस आइडिया. एनालिटिकल टेक्निक से हमें क्या मिलता है, आइडिया मिलता है. किसके बारे में, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा है एंड उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा. जब एनालिटिकल स्ट्रक्चर करते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला और उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा. All the carbon compounds that we get from living tissue can called biomolecules, है ना. जो भी कार्बन कंपाउंड मिलता है हमें उसके अंदर, उससे क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं. However, living tissue have also got inorganic element and compound in them. लिविंग टिश्यू के अंदर इनऑर्गेनिक एलिमेंट और कंपाउंड भी होते हैं, लेकिन बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो है उसे बायोमोलिक्यूल्स बोलेंगे. इनऑर्गेनिक एलिमेंट भी हमें देखने को मिलता है एंड उसके कंपाउंड भी देखने को मिलता है. हाउ डू वी नो दिस, हम ये कैसे जानते हैं कि उसके अंदर इनऑर्गेनिक चीज़ें भी मिलते हैं. ए स्लाइटली डिफरेंट बट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हैज़ टू बी डन. एक थोड़ा सा डिफरेंट, अभी मोटर पिस्टन में हमने किया था, है ना, एक एक्सपेरिमेंट. तो अब हम एक थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं. वन वेट ए स्मॉल amount of living tissue, say a leaf or the liver, and this is called the weight. मतलब कोई लीफ लेंगे या फिर लीवर लेंगे तो उसे वेट बोलेंगे. कभी उसमें मॉइस्चर जो है अवेलेबल है, वाटर कंटेंट अवेलेबल है. एंड राइट, उसे क्या करेंगे, सुखाएंगे. ऑल द वाटर इवोपरेट, जितने भी पानी है वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, इवोपरेट हो जाएंगे. द रिमेनिंग मटेरियल गिव्स ड्राई वेट. अब जो बचे हैं उसे वो क्या होंगे, ड्राई वेट कहलाएंगे. नाउ इफ द टिश्यू इज फुली बर्न्स, ऑल द कार्बन कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज्ड टू गैसेस फॉर्म CO2 एंड वाटर वेपर्स. अब उसे क्या करेंगे, जलाएंगे. जलाने से क्या होगा, जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, कार्बन CO2 बन के उड़ जाएंगे, और वाटर वेपर भी वहां से जो भी होगा वो भी उड़ जाएगा. एंड आर रिमूव्ड. व्हाट इज रिमेनिंग इज कॉल्ड एस. जो बच जाएगा उसे क्या बोलेंगे, राख बोलेंगे. दिस एस कंटेन इनऑर्गेनिक एलिमेंट लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और भी चीजें. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फेट, फॉस्फेट. इनऑर्गेनिक एलिमेंट तो होते ही हैं, साथ साथ एसिड सॉल्युबल पूल में क्या होते हैं, कंपाउंड भी पाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी पाए जाते हैं. और ऑल्सो बीन इन एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी पाए जाते हैं, जैसे फॉस्फेट हो गया, सल्फेट हो गया. Therefore, elemental analysis gives the elemental compositions of living tissue in form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon, while the analysis for the compound give us idea for the kind of organic and inorganic constituent present in the tissue.
जैसे देखिए यहाँ पे क्या, देयरफॉर एलिमेंटल एनालिसिस गिव्स एलिमेंटल कंपोजिशन। जब आप एलिमेंटल एनालिसिस करोगे तो वहाँ पे एलिमेंटल कंपोजिशंस आपको देखने के मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, कार्बन हो गया। आप एलिमेंटल एनालिसिस कर रहे हो तो एलिमेंट के बारे में पता चलेगा। वाइल एनालिसिस फॉर द कंपाउंड, जब आप कंपाउंड का एनालिसिस करोगे, गिव एन आइडिया ऑफ द काइंड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट। जब एलिमेंट का करोगे तो एलिमेंट मिलेगा, जब कंपाउंड का करोगे तो कंपाउंड का मिलेगा। एंड द इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द लिविंग टिश्यू, उसमें ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट और इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट सभी मिलते हैं। जो आप डिपेंड करता है कि आप एलिमेंटल एनालिसिस कर रहे हो या फिर कंपाउंड एनालिसिस कर रहे हो। From the chemistry point of view, one can identify a functional group like aldehyde, ketone, aromatic compounds, etc. But from the biological point of view, we shall classify into amino acid, nucleotide, base and fatty acid. जब हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, उसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोलिक एसिड है, एमाइंस हैं, है ना, अल्कोहल है, फिनोल है, ईथर है, क्या है उसके अंदर वो हमें देखने को मिलेगा। हम उसके बारे में पता करेंगे, केमिकल एनालिसिस करेंगे तो ऑर्गेनिक के रूप में। लेकिन जब हम बायोलॉजी के रिस्पेक्ट से देखेंगे तो हमें देखना होगा कि उसके अंदर क्या है, एमिनो एसिड है, न्यूक्लियोसाइड है, फैटी एसिड है, क्या है ये हमें पता करना पड़ेगा। Amino acid are the organic compound containing amino group and the acid group as substituent on the same carbon। एक ही कार्बन पे क्या है कि आपको एक ही कार्बन पे एमाइन ग्रुप भी होगा और एक ही कार्बन, उसी कार्बन पे क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड भी होगा, एसिडिक ग्रुप भी होगा। द अल्फा कार्बन, उस कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, जहां पे ये दोनों एमाइन ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। हेंस आर कॉल्ड द अल्फा एमिनो एसिड, इसीलिए उसका नाम क्या दिया जाता है, अल्फा एमिनो एसिड उसका नाम रखा जाता है। दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, ये क्या है, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है। मीथेन में 4 हाइड्रोजन होते हैं, एक हाइड्रोजन का हटा को एमाइन लगा दो, दूसरे हाइड्रोजन का हटा के एसिड लगा दो, तीसरे हाइड्रोजन को रहने दो, है ना, और चौथा जो हाइड्रोजन है उसे हटा के आप आर ग्रुप, वेरिएबल्स ग्रुप्स वहाँ पे रखते जाओ। एच रखोगे तो ग्लाइसिन बनेगा, और भी चीज़ आर रखोगे, मिथाइल रखोगे, सेरीन रखोगे, CH3OH रखोगे, एरोमेटिक कोई भी एरोमेटिक एल्काइल रखोगे तो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग एमिनो एसिड का फॉर्मेशंस होंगे। देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, there are 4 substituent groups occupying the 4 valency positions. These are hydrogen, carboxylic acid, amino group and the variable group design as R। और ये एक वेरिएबल ग्रुप है R, ये तो प्रेजेंट होते हैं। Based on the nature of R of the groups, there are the many amino acid। R ग्रुप के नेचर पे बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं। However, those which occur in protein only of 20। जो प्रोटीन में होते हैं वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ 20 टाइप के होते हैं। प्रोटीन में 20 तरह के अमीनो एसिड हमें पाए जाते हैं। The R group in this proteinaceous amino acid could be हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन हुआ तो उसे ग्लाइसिन नाम दिया जाएंगे, अगर मिथाइल होगा तो एलानिन नाम दिया जाएगा, हाइड्रोक्सी मिथाइल CH3OH रहेगा तो सेरीन नाम दिया जाएगा। 3 of the 20 are shown in the figure, इसमें से 3 जो है फिगर में दर्शाया गया है, वो हम बाद में देख लेंगे। The chemical and the physical property of amino acid are essentially of amino, carboxylic and R functional group। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमिनो एसिड, जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी है एमिनो एसिड का, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि एमिनो ग्रुप, है ना, डिपेंड इसेंशियली ऑफ द एमिनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द आर फंक्शनल ग्रुप। और आर के पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरह का काम करेगा। ठीक है, वो उसमें कौन सा फंक्शनल, उसमें कौन सा प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि उसके पास एमिनो ग्रुप और है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और आर ग्रुप के साथ अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो वहाँ से डिसाइड होगा। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द एमिनो, कार्बोक्सिलिक देयर आर द एसिडिक, है ना, नंबर ऑफ एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के नंबर पे डिसाइड करेगा, है ना, कि वो एसिडिक है, ग्लूटामिक एसिड, बेसिक है लाइसिन, या फिर न्यूट्रल वैलिन एमिनो एसिड है। तो ये आपको एग्जांपल याद करना पड़ेगा कि न्यूट्रल कौन है, वैलिन। वैसे तो गावली होता है ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोलिसिन, है ना, ये आपको क्या है, न्यूट्रल है। आर्जिनिन एंड ग्लूटामिक एसिड, आर्जिनिन एंड द ग्लाइसिन, आर्जिनिन एंड ग्लूटामिक एसिड, ये आपको क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और बेसिक में हिस्टीडीन, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टीडीन, लाइसिन, आर्जिनिन आपको बेसिक में हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। सिमिलरली
देयर आर एरोमेटिक एमिनो एसिड जैसे कि टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइलएलानिन, ये आपको एरोमेटिक एमिनो एसिड है। ए पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी ऑफ एमिनो एसिड इज आयनाइजेबल, ए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ एमिनो एसिड इज आयनाइजेबल नेचर। NH2 एंड C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है, ये क्या होते हैं, आयनाइज होते हैं। हेंस इन सॉल्यूशन डिफरेंट pH स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड चेंजेज, अलग अलग pH पे क्या होगा, इसमें अलग अलग यहाँ पे चेंजेस आने लगेंगे। हर अलग अलग pH पे एमिनो एसिड में, है ना, अलग अलग स्ट्रक्चर्स होंगे। और एक समय आता है जहाँ पे ज्यूटर आयन का भी फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे बी को देख ले, जहाँ पे निगेटिव भी है और पॉजिटिव है, दोनों एक साथ है, तो ये क्या हो जाएंगे, ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे लिपिड के बारे में। लिपिड आर जनरली वाटर इनसोल्यूबल, लिपिड जनरली वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड, ये क्या हो सकते हैं, सिंपल फैटी एसिड हो सकते हैं। अब फैटी एसिड हो सकते हैं तो फैटी एसिड कहते किसको हैं, ए फैटी एसिड हैज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फैटी एसिड के पास क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, अटैच टू आर ग्रुप, और वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है आर ग्रुप के साथ अटैच होता है। सिंपल है फैटी एसिड। द आर ग्रुप कुड बी मिथाइल, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है ना। हाइयर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप, है ना, हो सकता है 1 से 19, कार्बन की संख्या यहाँ पे कितने हो सकते हैं, 1 से लेके 19 तक हो सकते हैं, एक्सक्लूडिंग C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH जो ग्रुप लगा हुआ है उसके अलावा 1 से लेके 19 तक के कार्बन यहाँ पे आर ग्रुप के अंदर फिट हो सकते हैं। द एग्जाम्पल, पामेटिक एसिड है द 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, 16 कार्बन है पामेटिक एसिड के अंदर 16 कार्बन है, जो क्या करेगा, इसके साथ 16 कार्बन के साथ रहेगा। तो 16 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को काउंट करके, तो यहाँ पे इसको क्या नाम दिया जाएगा, पामेटिक एसिड। वहीं पे बात करते हैं एराकिडोनिक एसिड, हैज 20 कार्बन एटम इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 से 19 तक का ही कार्बन हो सकता है आर में, लेकिन एक कार्बन C डबल बॉन्ड OH का ऐड करके यहाँ पे 20 हो जाएगा, किसमें, एराकिडोनिक एसिड के अंदर। ठीक है, फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड विदाउट डबल बॉन्ड एंड अनसैचुरेटेड, है ना, फैटी एसिड सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। अनदर इज सिंपल लिपिड, अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल विच इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, अनदर सिंपल क्या है, सिंपल लिपिड जो है वो क्या है, ग्लिसरॉल है, विच इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, जो क्या है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है यहाँ पे। मेनी लिपिड है बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, बहुत सारे लिपिड के पास क्या है, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड दोनों कंबाइन करके रहते हैं। ग्लिसरॉल हमने देखा, ग्लिसरॉल क्या है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन ग्लिसरॉल हो गया। एक सिंपल फैटी, ये भी एक फैटी सिंपल लिपिड है ग्लिसरॉल। एंड उसके साथ क्या होते हैं, ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड भी क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। हेयर द फैटी एसिड आर फाउंड स्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल, यहाँ पर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के साथ, अल्कोहल और एसिड के साथ जो रिएक्शन होता है उसे स्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो स्टेरिफाइड होके ये ग्लिसरॉल के साथ क्या होते हैं, अटैच रहते हैं। दे कैन देन मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड, वो उसमें क्या होता है, मोनोग्लिसराइड हो सकते हैं, डाइग्लिसराइड हो सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड हो सकते हैं। देर आर ऑल्सो कॉल्ड द फैट एंड ऑयल्स बेस्ड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट, है ना, और इसे मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे इसे क्या बोल सकते हैं, फैट भी बोल सकते हैं और ऑयल भी बोल सकते हैं। ऑयल हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, ऑयल के पास जो है वो क्या है, लोअर मेल्टिंग पॉइंट है। ऑयल हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, जैसे जिंजली ऑयल, है ना, हैव द रिमेन्स एज द ऑयल इन विंटर, विंटर के समय भी ये ऑयल के ही जैसा दिखेगा। ठीक है, कैन यू आइडेंटिफाई Can you identify the fat from the market? Some lipid have phosphorus and a phosphorylated organic compound in them. कुछ लिपिड जो है वो उसके अंदर क्या होते हैं, फॉस्फोरस होते हैं एंड फोस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल है क्या, एक फॉस्फोलिपिड है। देज आर फोस्फोलिपिड, फोस्फोलिपिड के अंदर क्या है कि फॉस्फेट ग्रुप तो प्रेजेंट है, फॉस्फोरस प्रेजेंट है, फोस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है फॉस्फोलिपिड। दे आर फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन, ये किस में पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन में। लेसिथिन इज वन एग्जाम्पल, लेसिथिन भी क्या है, एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर क्या है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। सम टिश्यू स्पेशली द न्यूरल टिश्यू हैव लिपिड विद मोर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कुछ टिश्यू ऐसे है जैसे लिपिड, जैसे कि न्यूरल टिश्यू, उसके साथ जो माइलिनेटेड शीट बनाते हैं वो भी क्या होते हैं, लिपिड का बना होता है।
Living organisms have number of carbon compound in which heterocyclic rings can be found. Living organisms have number of carbon compound in which heterocyclic ring can be found. जिसके अंदर heterocyclic ring, सबसे पहले हमने अमीनो एसिड के बारे में देखा कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। उसके बाद फैट के बारे में देखा है ना, फैट में फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, एंड उसके बाद फॉस्फोलिपिड, लेसिथिन के बारे में हमने थोड़ा सा देखा। इसके बाद अभी हम लोग बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड का। यहाँ पे चर्चा स्टार्ट हो गया। सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। व्हेन फाउंड अटैच टू ए शुगर दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। जब उससे शुगर के साथ अटैच कर देते हैं ये नाइट्रोजनस बेस को, तो उसे न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। इफ द फॉस्फेट ग्रुप ऑल्सो एस्टरिफाइड विद द शुगर एंड द कॉल द न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फेट ग्रुप जो होते हैं, यहाँ पर भी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन से आप इसे क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर एडिनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडिन, यूरिडिन एंड साइटिडिन आर द न्यूक्लियोसाइड। वहीं पे दूसरी जगह हम बात करते हैं एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड, ग्वानिलाइनिक एसिड, और उसके बाद थाइमिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एंड द सेटिडिनिक एसिड द न्यूक्लियोटाइड, है ना। ये सभी के सभी क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। Nucleic acid like DNA and RNA consist of nucleotide only. Acid like DNA and RNA. Nucleic acid like DNA and RNA are consist of न्यूक्लियोटाइड ओनली। ये सभी के सभी क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। यहाँ पे बात क्रोमोसोम का नहीं हो रहा है, यहाँ पे बात सिर्फ किसका हो रहा है, न्यूक्लिक एसिड का बात हो रहा है। जैसे डीएनए और आरएनए जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बने होते हैं किसके, न्यूक्लियोटाइड्स के। वो नहीं बने होते, उसके अंदर प्रोटीन नहीं होते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्होंने 12th के मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पढ़ रखा है कि क्रोमोसोम के अंदर प्रोटीन होते हैं, स्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, और भी नॉन स्टोन प्रोटीन भी पाए जाते हैं, ताकि पैकेजिंग अच्छा हो। वो कब है, जब हम क्रोमोसोम का बात करते हैं, जब हम क्रोमेटिड का बात करते हैं, क्रोमेटिन का बात करते हैं, तो वहाँ पे न्यूक्लियोसोम का बात करते हैं, तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है दूसरे प्रोटीन का। लेकिन जब बात सिर्फ हो न्यूक्लिक एसिड का, जैसे कि डीएनए और आरएनए, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं, अदरवाइज और कुछ नहीं होते। डीएनए आर ए फंक्शन एज ए जेनेटिक, डीएनए और आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पोर्शन यहाँ पे खत्म होता है। तो अभी हम आपको कुछ यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये है ए कंपेरिजन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द नॉन लिविंग एंड द लिविंग मैटर। ये लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर के अंदर में कंपेरिजन्स यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये हमारे ह्यूमन बॉडी का कंपेरिजन, ह्यूमन बॉडी और ये अर्थ क्रस्ट में। तो वहाँ पे कुछ ना होता, हाइड्रोजन का जैसे कि हमने देखा था, कार्बन का कंसंट्रेशन देखिए कितना बढ़ा हुआ है इसमें। ठीक है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ह्यूमन बॉडी में क्या है, ज़्यादा है ना। हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन भी क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने खुद बोला ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो है ह्यूमन बॉडी में एज कम्पेयर टू क्या है, ज़्यादा है। हालांकि नाइट्रोजन का भी ज़्यादा है यहाँ पे, नाइट्रोजन का भी ज़्यादा है, सल्फर का भी ज़्यादा है, लेकिन सोडियम जो है वो अर्थ में क्या है, ज़्यादा है। कैल्शियम जो है वो अर्थ में ज़्यादा है, मैग्नीशियम जो है अर्थ में ज़्यादा है, एंड द सिलिकॉन जो है वो अर्थ में ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसे इसे भी आपको याद करना पड़ेगा कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या है, ऑक्सीजन है। सबसे ज़्यादा क्या है, ऑक्सीजन है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है। उसके बाद क्या होगा, कार्बन होगा। उसके बाद क्या होगा, कार्बन होगा। ऑक्सीजन के बाद OCN। उसके बाद क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन। उसके बाद नाइट्रोजन है OCN का। उसके बाद क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा 1.5, देखिए। उसके बाद OCN का कैल्शियम। उसके बाद हो जाएगा सोडियम। सोडियम देखिए कितना है, ओशियन का सल्फर। उसके बाद हो जाएगा सल्फर। सल्फर के बाद क्या हो जाएगा, सोडियम। ओशियन का सल्फर ना। उसके बाद हो जाएगा मैग्नीशियम। सल्फर, सल्फर के बाद हो जाएगा मैग्नीशियम 0.1। मैग्नीशियम हो जाएगा सल्फर, मैग्नीशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, सोडियम। सोडियम हो गया ओशियन का हाइड्रोजन, है ना, ओशियन का। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन। कैल्शियम के बाद क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए फर्स्ट नंबर पे ये हो गया। इसके बाद सेकंड नंबर पे ये हो गया, थर्ड नंबर पे ये हो गया, फोर्थ नंबर पे ये हो गया, फिफ्थ नंबर पे ये हो गया, है ना। इसके बाद 6 पे ये, 7 पे ये और 8 पे ये।
OCN का, है ना, 3 4 हो गए, 5 हो गए, 6 में आ जाएगा सल्फर, OCN का हाइड्रोजन सल्फर, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा सल्फर, उसके बाद आ जाएगा ना, सल्फर के बाद आ जाएगा सोडियम ना मांगे, Mg हो जाएगा कितना 0.1 तो यहाँ पे एक ट्रिक काम करता है हमारा, है ना, यहाँ पे तो OCN का कैल्शियम, है ना, किसका कैल्शियम, OCN का कैल्शियम हाइड्रोजन, ओशियन का OCN का हाइड्रोजन, है ना, OCN का हाइड्रोजन सल्फर ना मांगे, ओशियन का, ओशियन का हाइड्रोजन, ओशियन का हाइड्रोजन सल्फर ना मांगे, ओशियन का हाइड्रोजन क्या करे सल्फर ना मांगे, ऐसे करके ह्यूमन बॉडी के अंदर आप सबसे ज्यादा क्या कर सकते, सबसे ऐसे क्या कर सकते हैं एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा आता है, यहाँ पे देखिए नॉन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें देखने को मिला था कि उन्होंने बोला कि कुछ तो इनऑर्गेनिक जैसे कि सोडियम हो गए, पोटासियम हो गए, कैल्शियम हो गए, मैग्नीशियम हो गए, वाटर, ये भी क्या है कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर NaCl कंपाउंड है, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट एंड सल्फेट के बारे में उन्होंने लिख रखा है कि फॉस्फेट एंड सल्फेट जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हमें देखने को मिलता है। ये ज्यूटर आयन है, इसके बारे में हम लोगों पहले ही देख लिया था। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं शुगर, शुगर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे बात किया है, तो ये हो गया पहला राइबोस शुगर होते हैं, एंड दूसरा ये क्या है ग्लूकोज शुगर होते हैं। राइबोस शुगर जो होते हैं ये DNA, है ना, और इसमें डीऑक्सी यहाँ पे कर देंगे तो ये DNA में हो जाएंगे, और राइबोस शुगर क्या हो जाएगा RNA में प्रेजेंट हो जाएगा। उसके बाद एमिनो एसिड का बात करते हैं, तो एमिनो एसिड में उन्होंने बताया था कि एक एमिनो ग्रुप रहेगा, दूसरा सीरबल वन OH ग्रुप रहेगा, तीसरा हाइड्रोजन होगा, और चौथा R ग्रुप होगा। यहाँ पे R के जगह पे क्या है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन है तो ये क्या हो जाएगा ग्लाइसिन हो जाएगा। यही R ग्रुप जो है वो क्या करेगा बदलते रहेगा। उसके बाद यहाँ पर CH3 लगा हुआ तो एलेनिन हो गया, CH2H लगा हुआ तो ये सेरीन हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं पामेटिक एसिड का, तो उन्होंने बोला था कि पामेटिक एसिड में क्या हो जाएंगे 16 कार्बन हो जाएंगे, पामेटिक एसिड में क्या हो जाएंगे 16 कार्बन हो जाएंगे, पामेटिक पाम, है ना, पाम से याद रखिए, उसमें क्या हो जाएंगे 16 कार्बन हो जाएंगे। और इसमें कार्बन ये भी इंक्लूड है। ग्लिसरॉल में ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन का बात किया था, तो 3 हाइड्रोक्सी लगा हुआ है और प्रोपेन है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। ट्राई ग्लिसराइड R1 R2 R3 आर फैटी एसिड, यहाँ पे ट्राई ग्लिसराइड बोला गया, यहाँ पे देखिए एक स्टर बॉन्ड, दूसरा स्टर बॉन्ड और तीसरा स्टर बॉन्ड, ये ट्राई ग्लिसराइड एसिड हो गया। फोस्फोलिपिड जिसे लेसिथिन का नाम दिया गया, फोस्फोलिपिड लेसिथिन का नाम, इसमें देखिए फैटी एसिड 1 फैटी एसिड 2 एंड उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है और एक क्वाटरनरी एमाइन भी ग्रुप लगा हुआ है, तो इसे क्या बोलते हैं लेसिथिन बोलते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल का एग्जांपल है, जिसमें क्या है 6 कार्बन का 2 रिंग है, ये 6 कार्बन का 2 रिंग है, ये भी 6 कार्बन का रिंग है, एक 5 कार्बन, 6 कार्बन का 3 रिंग है, 5 कार्बन का एक रिंग है, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। आप ऐसे थोड़ा बहुत याद रखिए ताकि आप आराम से उसे सोल्व कर पाए। उसके बाद ये एमिनो, ये हो गए आपके प्यूरिन, है ना, एडेनिन, उसके बाद एडिनोसिन, यहाँ पर एडेनिन एच हो गया, उसके बाद ये एडिनाइलिक एसिड न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो गया, ये है यूरेसिल, पिरामिडिन है यहाँ पर, और ये यूरिडीन है न्यूक्लियोसाइड। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लिविंग टिश्यू, ये क्या है स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि एडनिन, एडिनोसिन, एडिनाइलिक, यूरिडीन, ये सब क्या है कि स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट वाले क्या हैं, स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट वाले ये सभी हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है ना कि ये फर्स्ट पार्ट जो है इसका खत्म होता है। इसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, और वो हम देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।